नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो और अच्छे से कर रहे हो। बस मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या आप नोट्स बना रहे हो? पीडीएफ के भरोसे मत रहो बेटा। पीडीएफ तो मैं दे रहा हूँ, कल तो दे ही दिया था और आज भी चला जा रहा है। टेलीग्राम चैनल में मेरा पीडीएफ जा रहा है रेगुलर। टेलीग्राम चैनल का नाम जैसे कि आप जानते हैं विक्रम हैप केमिस्ट्री। ये विक्रम सर हैप केमिस्ट्री ये टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है। तो इसमें आपको पीडीएफ मिल रहा है, तो आप पीडीएफ कलेक्ट कर रहे होगे और उससे नोट्स बना रहे होगे। क्लास को देखिए, क्लास के आधार पर आप सीखेंगे, क्लास से सीखेंगे, पीडीएफ से नोट्स बनेगा। दोनों मिलाकर के पुस्तक भी देखिए, अपने पुस्तकों को भी आधार मानिए अपनी पढ़ाई में, क्योंकि जब तक पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे तब तक बेहतर रिजल्ट नहीं आएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चों को, है ना, पीयूष, अमन गुप्ता, दीपक, पीयूष और बाकी अभय, विपेंद्र, बाकी सारे स्टूडेंट को मैं कहूँगा कि अब बेटा सारे बच्चों के लिए क्लास है। तो बच्चे, सारे बच्चों से मैं बात करूँगा कौन कौन बच्चा मेरे क्लास में आता है। आप जानते हैं कि क्लास के लास्ट में बात करता हूँ कि कौन कौन बच्चे मेरे क्लास में आए हुए हैं और वो कौन कौन बच्चा, उसका नाम भी लेता हूँ और उनसे जो बातें कहना चाहते हैं बच्चे, उन सबसे मैं बात करता हूँ। सबको गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हेनरी का नियम। ये हेनरी का नियम है क्या चीज? मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि पानी में, पानी जिसको हम लोग जल कहते हैं, पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं, पानी में क्या मैं कोई गैस घोल सकता हूं? ये एक सवाल है। पानी में गैस घोल सकता हूँ? पानी के साथ गैस का रिएक्शन की बात नहीं कर, उसमें घुलने की बात कर रहा हूँ। घुलना मतलब मिश्रण बनाना। क्या पानी में कोई गैस को घोल सकता हूँ या किसी द्रव में किसी गैस को घोल सकता हूँ? यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है। पानी जो है एक लिक्विड है और गैस, जैसे उदाहरण के तौर पे पानी में, पानी लिक्विड है, जल लिक्विड है, प्लस मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोलने की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से पानी में यानी लिक्विड में मैं ऑक्सीजन गैस घोलने की बात कर रहा हूँ या दूसरी गैसों को घोलने की बात कर रहा हूँ। क्या मैं घोल सकता हूँ उसे? और अगर मैं घोलना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बात आप ध्यान रखिए। क्या मैं इसे घोल सकता हूं और घोलना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इसका बढ़िया एग्जाम्पल है, आपके घरों में आता होगा कोल्ड ड्रिंक का बॉटल। यस, इसमें ढक्कन लगा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स भरे हुए हैं, कोका कोला, स्प्राइट, ये सब चीजें। इसमें है पानी, शक्कर, स्वाद के लिए कुछ विशेष प्रकार का एसेंस और इसमें भरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी शरबत पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड को घोलने के लिए क्या किया गया है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर डाला गया है, यानी जितनी अधिक दाब डालोगे वो गैस घुलेगा। ये गैस के ढक्कन खोलते हो, इस पर लगने वाला दाब कम हो जाता है, वो गैस बाहर आने लगती है। जब तक वो ढक्कन अच्छे से बंद रहेगा, गैस उच्च दाब पर रहेगा और वो गैस उस पर घुला रहेगा। तो सवाल ये है कि गैस को लिक्विड में यानी कि द्रव में गैस घोलने के लिए दाब की आवश्यकता होती, प्रेशर की आवश्यकता होती है। गैस को द्रव में घोलने के लिए दाब की आवश्यकता होती है, यानी जितना दाब लगाओगे, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उस गैस का उस द्रव में, उतनी ही ज्यादा मात्रा में गैस घुलेगा। इस बारे में हेनरी ने अपना नियम दिया, जिसको हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी द्रव में घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। किसी ताप पर यानी स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए गैस का द्रव्यमान
घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतनी मात्रा में गैस घुली होगी। यहां क्या क्या चीजें नजर आ रहा है, यहां पर m जो है गैस का द्रव्यमान है, और P जो है गैस के द्वारा आरोपित दाब है, गैस का दाब है। ये एक छोटा सा परिभाषा है, छोटी सी नियम है, लेकिन इस नियम को और ज्यादा परिष्कृत किया गया, ज्यादा बेहतर बनाया गया। वो क्या है? चलिए बात करते हैं। पहली बात तो समझ में आया, जितनी मात्रा में गैस घुले, जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतनी मात्रा में गैस घुली होगी। यानी गैस कितनी घुली है? जितनी ज्यादा दाब लगाई गई है। यह हेनरी का नियम। हेनरी के नियम को परिष्कृत किया गया, ज्यादा बेहतरीन रूप में लाया गया, जिसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल बनाने होंगे, वो ये है हेनरी का नियम। यहां से आप लिखिएगा एग्जाम में, वो तो समझने के लिए था, वो ये लिखिएगा। यहां पर क्या बताया गया? गैस की विलेयता का माप मोल प्रभाज होगा। यानी गैस कितनी मात्रा में घुली होगी, इसको मोल प्रभाज के आधार पे हमें बताना होगा। इसके लिए यह कहा जाता है कि गैस पर जितनी ज्यादा दाब लगाया जाता, उतनी ही ज्यादा गैस का मोल प्रभाज घुलेगा। अर्थात यह कहा गया, स्थिर किसी विलयन के गैस का मोल अंश या मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज उस विलयन के ऊपर आरोपित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी किसी गैस का दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात हमें यह फॉर्मूला मिलेगा, अर्थात दाब समानुपाती गैस का मोल प्रभाज। हम इस जगह पर P इज इक्वल्स टू के एच लिख सकते हैं x। यहां क्या क्या चीजें आपको नजर आ रहा है उस पर बात करते हैं। यहां पर है गैस के द्वारा आरोपित दाब है, गैस का दाब है, वहीं पर x जो है गैस का मोल प्रभाज है, इसी तरह से यहां पर KH है, हेनरी स्थिरांक कहलाता है। हेनरी स्थिरांक कहलाता है। बात समझ में आ गई होगा। P समानुपाती X याद कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा और ज्यादा कुछ कहना चाहते हैं, ज्यादा स्पष्ट रूप में कहना चाहते हैं, तो ये इसे आप XBB विलेय पदार्थ है, यानी गैस को विलेय मान लें, तो हम P समानुपाती XB भी कह सकते हैं, यानी कि PA इज इक्वल्स टू KH XB भी कह सकते हैं। यह है बेटा हेनरी का नियम। ध्यान से ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं पढ़ाई को, तो वो आप पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करें किसी बच्चे को, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, तो आपके फायदे वाली बात होगी। हेनरी का नियम सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके एग्जाम के लिए। आप सिर्फ इसलिए ही ना पढ़ें कि वह एग्जाम में ही आएगा, लेकिन इसलिए भी पढ़िए कि आप किसी और टॉपिक को समझने में मदद करेगा, लेकिन ये टॉपिक तो आता ही है एग्जाम में। तो हेनरी का नियम है P समानुपाती X। P समानुपाती X, तो क्या कहा गया? गैस का दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। सिंपल करना चाहे परिभाषा को तो चलिए आगे चलते हैं। हेनरी की सीमाएं क्या है, हेनरी नियम की क्या सीमाएं हैं उसे जानिए। हेनरी नियम का भी कोई लिमिटेशन होगा, वो क्या है जरा देखें। पहली बात तो यह है कि यह तनु विलयन पर ही लागू होगा, यानी गैस की कम मात्रा घुली होगी, तभी जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतनी ज्यादा मात्रा में गैस घुलेंगी।
गैस बहुत अधिक मात्रा में घुली हुई है तो दाब बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो घुलते ही जाएगा, हेनरी का नियम वहाँ पर फेल होने लगता है। तो गैस की दाब लगाने पर, वो शुरुआती दौर पे गैस पर दाब लगाते हैं तभी ये लागू होता है, उच्च सांद्रता पर लागू नहीं हुई, कम सांद्रता पर लागू होती, तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा है कम दाब, यानी दाब जब लगाना शुरू करते हैं तब ये लागू होता है, जब एकदम ज़्यादा दाब लग जाता है तो लागू नहीं होता है ये नियम, ये ध्यान रखना। तो क्या बोला है, निम्न दाब पर लागू होता है, और तापमान पे भी ध्यान रखना, उच्च तापमान पर लागू होगा, कम तापमान पर ये लागू नहीं होता है। तो फिर बात करते हैं गैस विलायक से क्रिया ना करे, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका लिमिटेशन है, इसको ज़रा ध्यान रखें। गैस का विलायक के साथ क्रिया ना करता हो तभी लागू होगा, अगर वो क्रिया कर जाए तो लागू नहीं होगा। कुछ बातें और ध्यान रखिएगा, मैं नोट लिखा देता हूं आपको, कुछ बातें ध्यान रखेंगे। पहली बात है KH का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है। KH का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है, यानी आप कह रहे हो P = KHXA, यानी आप यहां पर ये कह रहे हो कि अगर मैं कह दूं कि P/KH = XA तो ताप बढ़ेगा तो ये बढ़ता, तो ताप बढ़ाने पर KH का मान XA का मान कम हो जाएगा। यानी इसका अर्थ निकला बच्चों कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे जो गैस है वो कम घुलेगा। आप सिंपल सा एक एग्जांपल लगा लो, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा गर्म करोगे तो उसमें गैस घुला होगा और ज़्यादा निकलने लगेगा तेज़ी से, लेकिन ठंडे वातावरण में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो उसमें घुली हुई गैस से जब ठंडा खोलते हैं ढक्कन तो उसमें से गैस कम निकलती है, थोड़ा गर्म होने पर उसमें से गैस ज़्यादा निकलती है। तो यहाँ पर कहा गया है कम ताप पर अधिक घुलेगा, और तो यही बात है, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है और ताप घटाने पर अधिक बढ़ती है। यानी विलेयता कब है, यानी गैस अधिक से अधिक मात्रा में कब घुलेगा, जब ठंडा करेंगे। ठंडे अवस्था में गैस अधिक मात्रा में घुलेगी, यह बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ और बातें। तो यही एक बात आता है यहां पर, इस बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। जलीय स्पीसीज यानी जल में जिंदा रहने वाले जीवों, जैसे कि मछलियां होती हैं, जब वातावरण ठंडा रहता है वातावरण, तो तालाब का पानी जो है या दूसरे झील वगैरह का पानी जो है, ठंडा रहने से उसमें जो वातावरण का ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा घुलता है, उस टाइम पर वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो जो ऑक्सीजन घुला हुआ है, पानी अगर गर्म हो जाए तो उसमें जो ऑक्सीजन घुला हुआ है वो ऑक्सीजन उड़ जाएगा, यानी कि वो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। जहाँ पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो जलीय जंतुओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, यानी कि मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और उसको ऑक्सीजन की कमी होने से उसकी मृत्यु भी हो सकता है। तो यही बात बोला गया है, जलीय स्पीसीज के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि उसे ठंडे पानी में अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उसमें घुला रहेगा और इस तरह से वो जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हुआ हेनरी के नियम से संबंधित कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं कि हेनरी नियम का क्या अनुप्रयोग है, क्या उपयोग है, इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा अपनी पढ़ाई पर, और इन्हीं चीज़ों के आधार पर हेनरी का नियम तो छोटा सा ही है, P समानुपाती X है, लेकिन उससे संबंधित और भी कुछ टर्म्स हैं, वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। हेनरी के नियम में हम इस बात का ध्यान रखें कि इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है हमारी ज़िंदगी में। पहला है कार्बोनेटेड शीत पेयों के उत्पादन में, यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, शीतक पेय, क्या शीतल पेय किसको बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि जो सोडा वाटर है या इस तरह की चीज़ें, जैसे स्प्राइट हो गया, लिम्का हो गया, फंटा हो गया, कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, इन सब में क्या होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है। तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घोलने के लिए उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोल दिया जाता है, जिससे ये शीतल पेय का निर्माण होता है। तो इसको कार्बोनेटेड शीतल पेय कहा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुला हुआ है। सुषमा मौर्य कह रही हैं कि सर कैसे हैं आप? बेटा मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं ज़रूर बताइए। बेटा अक्सर मैं क्लास के अंत में ही बच्चों से बात करता हूं, इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं आपका जवाब नहीं दे रहा था।
ध्यान रखिएगा। तो शीतल पेय में इसका यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन से नियम के अनुसार? जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा। दूसरी बात है, गहरे समुद्र में सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। क्या होता है, जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन यानी कि वायु का सिलेंडर लेकर के जाएंगे, तो उसमें एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस रहती है। अगर मैं उनको लेके जाता हूँ समुद्र के नीचे, तो क्या होगा, उच्च दाब होने की वजह से मेरे रक्त में नाइट्रोजन गैस भी घुलने लग जाएगा। समुद्र के नीचे दाब अधिक होता है, जितना नीचे जाएंगे उतना ही दाब होगा, और जितना ज़्यादा दाब होगा उतना ज़्यादा प्रेशर से मुझे ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे। तो वहाँ पर उच्च दाब से नाइट्रोजन गैस मेरे ब्लड में घुलने लगता है। लेकिन हमारे साधारण एक वायुमंडलीय दाब पर, इस जगह पर, जिस जगह पे हम धरती पे हैं, तो वहाँ पर नाइट्रोजन गैस ब्लड में नहीं घुलता है। लेकिन जब उच्च दाब पर जाते हैं यानी कि समुद्र के नीचे जाते हैं, तो हाई प्रेशर होने पर नाइट्रोजन गैस ब्लड में घुलने लगता है। तो अगर पानी में जब तक हो तब तक नाइट्रोजन घुला है, उसमें खतरा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर आते जाता हूँ, वो जो नाइट्रोजन गैस घुला हुआ है, कम दाब लगने की वजह से नाइट्रोजन गैस जो ब्लड में घुल चुका है वो निकलने लगता है, और एयर के यानी कि नाइट्रोजन के बबल्स बनने लगते हैं मेरे रक्त वाहिकाओं में। तो रक्त वाहिकाओं में जो हवा का जो बुलबुला बनता है, यानी नाइट्रोजन गैस का बुलबुला बनता है, वो रक्त के प्रवाह को रोकता है, जिससे बॉडी में रक्त का संचार नहीं हो पाता है, और इस तरह से उस जगह पर ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो पाती है, और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक रूप से दर्द होता है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और अगर ऑक्सीजन की बहुत मात्रा में कमी हो गई तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये बातें मैं थोड़ी सी ज़्यादा बाद में बताऊँगा। ये ब्लॉकेज को बेंड्स कहते हैं, कैसे है ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ मैं आपको दूंगा थोड़ी देर में। दूसरा है फेफड़े की क्रियाविधि की बात करता हूँ। फेफड़ा कैसे काम करता है? जब हम वायु लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस हम कहाँ तक पहुँचता है? हमारे फेफड़े तक पहुँचता है। फेफड़े पर आने पर बाहर का वातावरण अधिक है, दबाव अधिक है, वायु में ब्लड में वो ऑक्सीजन गैस जब दबाव पड़ती है तो वो ऑक्सीजन गैस घुलती है, और इस तरह से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन गैस चला जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड में घुलती जाती है और हमारे शरीर में संचरित होती रहती है। तो इन सब के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला है सोडा जल, यानी कि इसको कहते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर शीतल पेयों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड को भरा जाता है, और उसके ढक्कन लगा दिए जाते हैं, तो उसमें घुला रहता है। दूसरी बात बोल रहा था कि गहरे समुद्र में सांस लेते समय हमें क्या बातें आती हैं। जब हम गहरे समुद्र में जाते हैं तब क्या होगा? गहरे समुद्र में जब जाते हैं तो सिलेंडर में वायु को उच्च दाब पर सिलेंडर में लिया जाता है। उच्च दाब पर हमारे ब्लड में यानी गहराई पे जाने पर दाब बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। यानी यहाँ पर जब हम अंदर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो नाइट्रोजन गैस अधिक से अधिक हमारे ब्लड घुलने लगता है। फिर क्या होगा, अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में बढ़ जाती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस भी घुलने लग जाता है। जब हम ऊपर आते हैं, जब गोताखोर सतह से ऊपर की ओर आते हैं, तो दाब धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे क्या होगा, ब्लड में घुला हुआ जो नाइट्रोजन गैस है वो गैस मुक्त होने लगता है, और रुधिर वाहिका एक बुलबुला बन जाता है, जो रुधिर वाहिकाओं में केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करता है। इस अवरोध को कहा जाता है बेंड्स। जब ये बेंड्स आ जाते हैं तो रक्त के प्रवाह में समस्या होती है, रक्त प्रवाहित नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर को हमें बहुत ही खतरनाक दर्द होता है, जानलेवा भी हो सकता है, यानी इंसान की मौत भी हो सकती है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा। ये बेंड्स जो होते हैं वो किस कारण होते हैं? बेंड से नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा एक जहरीला प्रभाव डालता है। जहरीला प्रभाव का मतलब ये नहीं कि वो जहर होता है, वो एक्चुअली वो ब्लड, ये रक्त वाहिकाएँ हैं, नलियाँ हैं, इस नली में कहीं पर अगर किसी तरह से बुलबुले आ जाएं गैस का, तो जो रक्त का प्रवाह हो रहा है वो रुक जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। आप जानते कोई पाइप है, पाइप में अगर कहीं
एयर फंस जाता है तो उससे पानी के प्रवाह में तकलीफ होती है, निकल नहीं पाता, उस पर प्रेशर नहीं पड़ पाता है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है, गोताखोर द्वारा श्वास लेने के उपयोग के लिए। तो अगर ऐसा स्थिति आती है तो जो वायु लिया जाता है ना सिलेंडर में, उसे विशेष प्रकार से लिया जाता है, ऐसी गैस मिलाकर लिया जाता है वायु ऑक्सीजन गैस के साथ जो घुले, मतलब जो ब्लड में ना घुल सके। यानी नाइट्रोजन में थोड़ा सा, यानी वायु में थोड़ी सी मात्रा में हीलियम गैस ले ली जाए, यानी 11.7% हीलियम मिला दिया जाए, 56.2% नाइट्रोजन गैस हो और 32.1% ऑक्सीजन गैस हो, तो फिर नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में घुल नहीं पाएगा और इस तरह की जो स्थितियां हैं इसका हम सामना कर पाएंगे। यानी गोताखोर जब नीचे जाते हैं तो इस तरह के गैस के मिश्रण को लेकर जाते हैं। ये एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी जानकारी है जिसको आपको याद रखना है। ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी की बुक में और दूसरे बुक्स में भी मिलेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब तीसरी बात है, अगर ऊंचाई पर जाते हैं, यानी कि पहाड़ों पर जाते हैं, हिमालय की चोटियों की तरफ जाते हैं, तो आप जानते हैं कि वहाँ पर सांस लेना तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायु दाब कम होता है। समुद्र में वायु दाब ज़्यादा होता है, पहाड़ों में वायु दाब कम होता है। तो जब वायु दाब कम होगा तो हम जब श्वास लेंगे तो ऑक्सीजन गैस को जो है हमारे फेफड़े के द्वारा ग्रहण जब किया जाएगा तो उसमें वो अवशोषित नहीं हो पाएगा, यानी दाब जो है ऑक्सीजन गैस ब्लड में घुल नहीं पाएगा। यही बात देखिए, ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब सतही स्थानों से, यानी कि हमारे इस स्तर से काफ़ी कम होता है, दाब कम होता है, जिसके कारण इन जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए ब्लड में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो जाती है। तो क्या होता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन गैस घुल नहीं पाता ब्लड में, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है देखिए, तो इससे क्या होगा, आरोहक मतलब जो चढ़ते हैं ना समुद्र में सॉरी पहाड़ों में, उन लोगों को क्या होता है, कमज़ोरी आने लगती है, उसकी सोच जो है स्पष्ट नहीं हो पाता, यानी कि वो स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं, है ना, उसके सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इस लक्षणों को कहा जाता है एनॉक्सिया, यानी उनमें ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होता है, एनॉक्सिया नामक बीमारी हो जाती है। तो उसे भरपूर मात्रा में एक दाब के साथ ऑक्सीजन देना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाए। अब देख रहे हो पहाड़ों पर भी चढ़े हैं तो आपको ऑक्सीजन गैस ले जाना पड़ता है, नीचे जाएंगे तो भी ऑक्सीजन गैस ले जाना पड़ता है। देखिए, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, दोनों का महत्व अलग है। नंदन कुमार, सर क्या सर कोर्स फ्री है? बिल्कुल फ्री है भाई, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, फ्री में ही तो पढ़ रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। ये एक प्रश्न है जिसको हल करना है, प्रश्न समझिए क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हेनरी के नियम से संबंधित, तो इनको हमको करना है बच्चों। चलिए, यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मोल नाइट्रोजन गैस विलय होगा? कितने मिली मोल नाइट्रोजन गैस विलय होगी? यानी जो गैस घुलेगा उसके मोलों की संख्या ज्ञात करना है। नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब, नाइट्रोजन गैस के द्वारा जो दाब लगाई जा रही है, यहां पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जल में हम नाइट्रोजन गैस डाल रहे हैं और उस पर दाब लगाया जा रहा है 9.87 बार। तो नाइट्रोजन गैस कितना घुलेगा पूछ रहा है ये। अब इस प्रश्न में ध्यान रखेंगे, फिर लिखा गया है 293 केल्विन पर नाइट्रोजन गैस के लिए KH का मान भी दिया गया है। प्रश्न को अगर आप अच्छे से करें, सारे बच्चे इस बारे में ध्यान रखें कि लास्ट में पूछ लीजिएगा, जो भी बात करना है मैं लास्ट में बात करूंगा, है ना। तो चलिए यहां पर जो भी बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न को पढ़िए। अगर इस चैप्टर को आपने धीरे ध्यान से पढ़ा होगा, एक एक चीजों का नोट्स बनाए होंगे और रिवीजन किए होंगे, तो यह प्रश्न बहुत ईजी है। कैसे देखें, लिखा है नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर, यानी तापमान में तो कोई चेंजेस नहीं आया, मतलब ताप का तो असर नहीं होगा फिलहाल,
तो जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 विलेय होगी। यानी ये तो प्रश्न है। अब नीचे देखिए दिया क्या गया है, नाइट्रोजन का दाब दिया गया, तो यहां पर क्या क्या दिया गया है इसे देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। नाइट्रोजन गैस का दाब दिया गया है 0.987 बार, और साथ में दे दिया गया है इसका KH का मान भी दे दिया गया है। KH का मान है 76.48 किलो बार। बेटा ये किलो बार है, किलो मतलब 1000 होता है, तो यहां पर बार है, यहां पर किलो बार है, यूनिट चेंज करिएगा। किलो मतलब होता है 1000, तो 1000 बार है ये, तो 1000 से गुणा करेंगे तो 760.48 इंटू 1000 बार हो गया। अर्थात बार जो है दाब की इकाई होती है, तो 76480 बार हो गया। तो KH का मान मिल गया। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है ज्ञात करना है NB, गैस का मोलों की संख्या। पहले ज्ञात कर लेंगे भाई। गैस का मोल NB ज्ञात करना है। सूत्र क्या है उस पे ध्यान दें। सूत्र आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, दाब समानुपाती XB, है ना। तो अब इसमें हमने के समानुपातिक चिन्ह हटा दिया तो KH XB होगा। ये सूत्र है हमारे पास। जो भी चीज़ है हमें XB ज्ञात कर लेनी चाहिए, मोल प्रभाज ज्ञात कर लेना चाहिए। मोल प्रभाज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/KH होगा। तो XB इज इक्वल्स टू P कितना है, दाब है 0.987 और हमारा KH है 76480, ये हमें मिल गया। तो XB का मान कैलकुलेट करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, कैलकुलेट कर देते हैं। 1.29 इंटू 10⁻⁵, 1.29 इंटू 10⁻⁵, इतना मोल प्रभाज हमें प्राप्त हो रहा है। तो मोल प्रभाज प्राप्त हो गया। मोल प्रभाज से बेटा हम सीखे हैं पुरानी क्लासेस से कि XB इज इक्वल्स टू होता है NB/NA प्लस NB। इस जगह पर हमेशा याद रखिएगा कि हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे NB ज्ञात करना है। तो इस जगह पर यह याद रखना कि हमारा NB का वैल्यू तनु विलयन में NB का मान को नगण्य माना जा सकता है, यानी इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कहाँ वाला, जहाँ पर प्लस वाला होगा, ये प्लस वाला है, तो यहाँ पर हो गया XB इज इक्वल्स टू NB/NA होगा। याद रखें बच्चों कि NA ये किसका है, जल का मोल है। जल का मोल एक फिक्स वैल्यू बनती है, वो है 55.56, ये याद रखना है। कभी भी आपको न्यूमेरिकल करते समय इस बात को याद रखना है जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये हो गया। अब मान रखते हैं, चलिए। तो ये एक और कर सकते हैं भैया, NB हमें कैलकुलेट करना है, तो NB इज इक्वल्स टू हो जाएगा XB इंटू NA। तो हमारे पास हो गया NB इज इक्वल्स टू XB की वैल्यू हमारे पास कितना आया, ये है 1.29 इंटू 10⁻⁵ इंटू NA का है 55.56। तो NB का मान हमारे पास कैलकुलेट करने पर कितना आता है वो देख लेते हैं।
ये आया 7.16 इंटू 7.16 इंटू 10⁻⁻⁴ इतना मोल प्राप्त हुआ। यहां पर बोल रहा है मिली मोल, ये मोल है और मिली मोल, मोल और मिली मोल में क्या होगा, एक मोल में 1000 मिली मोल होता है। यस, तो यहां पर मिली मोल कितना है, तो चूंकि एक मोल बराबर 1000 मिली मोल, तब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम पीछे लिखते हैं, तो ये इतना मोल हो गया हम, तो हमें 1000 से गुणा कर देना चाहिए इसको। तो NB इज इक्वल्स टू 7.16 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 1000 है ना। तो 7.16 इंटू 10⁻⁴ प्लस 3 यानी कि 7.16 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ ये बचेगा। अब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब हुआ 0.716 मिली मोल। तो जैसा प्रश्न पूछा जाता है वैसा आंसर देना पड़ेगा बच्चों। तो ये प्रश्न अगर मैं चाहता तो नहीं भी बताता, लेकिन ये जरूरी है कि आप जानिए ऐसे प्रश्नों को हल करना। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। अगला क्लास आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के लिए होगा। इस चैप्टर को पूरा आप एक रिवीजन करके आइए मेरे क्लास के लिए। अब जो भी बात करना है आप मुझसे कर सकते हैं, जो भी कहना चाहते कह सकते हैं। और एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके रखिए। अच्छा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विक्रम हैप केमिस्ट्री, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री। और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। किसी तरह का कुछ और बात करना चाहते हैं बच्चों तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं मुझे सुबह से शाम तक, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 5:30 बजे तक कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और किसी तरह की कोई बात है तो ज़रूर बताइएगा। एक बच्चे ने कहा सर नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। और गरिमा कह रही थी ओके क्लियर है सर। और सर कुछ कहाँ से आपको नहीं दिख पा रहा था ये मुझे बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, कुछ और कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हाँ, हमारा पैड कोर्स भी अवेलेबल है ऐप में, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री में, विक्रम हैप केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर जा करके भी ले सकते हैं। अगर कंफर्म करके लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके भी ले सकते हैं। तो आज की क्लास, हाँ जी, और कुछ कहना चाहते हैं सर? हमारे भी नोट्स बना लिए हैं, आपने भी वो नोट्स, जो बच्चे नोट्स बना लिए मुझे बताएं कौन कौन बच्चे नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी जा करके और रिविज़न करेंगे तब होगा। तो आज की क्लास को यानी 1 से लेकर के 10 तक के लेक्चर जो हैं उनका पूरा रिवीजन एक बार कर लीजिए बच्चों, ताकि आपकी पढ़ाई किसी भी तरह से अवरोध ना हो और कोई भी चीज़ ना छूटे। एग्ज़ाम में ज़रूर बेहतर रिजल्ट आएगा। बच्चे सोचते हैं कि यार एग्ज़ाम से पहले 1-1.5 महीने पहले से तैयारी करेंगे, वन शॉट देखेंगे, मैराथन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, हम टॉप रिजल्ट आएंगे। वो बच्चे कभी भी नहीं लाते हैं। बच्चों एक बात बता दूं, जनवरी के बाद आप यूट्यूब देखना ही बंद कर देना। अगर रिजल्ट चाहिए तो जनवरी के बाद यूट्यूब ना देखें। यूट्यूब देखना है तो अब मार्च से स्टार्ट करो, दिसंबर तक देखो। समझ रहे हैं? मार्च से दिसंबर तक यूट्यूब देखिए वो बच्चे जिनका एग्जाम होने वाला है।
लेकिन वो बच्चे जो जनवरी से स्टार्ट करते हैं पढ़ना और एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट आएंगे बोलते हैं, वो कभी नहीं ला सकते। वो यूट्यूब में भटक रहे होते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे होते, वो लिख नहीं पाते आंसर्स। इसलिए याद रखना, जो पढ़ने का टाइम है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पढ़ने का टाइम होता है अपने नोट्स से, अपने रिविज़न से, अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत से, तब फुल रिजल्ट आता है बच्चों, ध्यान रखना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।